नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में हम कृषि से जुड़ी नई जानकारियों के साथ आ चुके हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अल्पवृष्टि के कारण खाली पड़े खेतों में मक्का, मटर, सरसों उपजाएं किसान। आम, लीची के पौधों को सूखने से बचाएं। श्री विधि से धान की खेती, उपज और मुनाफा दोनों बेहतरीन। किसान भाइयों, पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश के कुछ जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में खेत खाली रह गए हैं। वैसे में सभी किसानों के लिए प्रदेश का कृषि विभाग संज्ञान लेते हुए मक्का, मटर, सरसों आदि आकस्मिक फसलों के बीज किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। कृषि मंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं और प्रखंडों का औचक निरीक्षण कर पात्र किसानों तक बीज की सरलता से पहुंच की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। कृषि मंत्री का सख्त निर्देश है कि कृषि समन्वयक एवं कृषि सलाहकार निःशुल्क बीज एवं निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों के वितरण के लिए आयोजित कैंप की सूचना किसानों को अवश्य देते रहें। बिहार के लगातार कई जिले के कई ब्लॉक में मैं बिना बताए चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, किसानों को इसकी सुविधा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। और लगातार मैं इधर उधर जा रहा हूँ ब्लॉक में, जो मैं देखता हूँ जो ई किसान भवन है, हमारी प्राथमिकता है कि ये किसानों के लिए स्वर्ग है। वैसा भवन जहाँ पे किसान का रिश्ता हो, अगर उस भवन में अधिकारी हमारे नहीं बैठेंगे, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, तो इस विकट परिस्थिति में आखिर किसान को बचाएगा कौन? पशुपालक किसान भाइयों, बरसात का मौसम मवेशियों के लिए संक्रमण का मौसम होता है। इस मौसम में पशुओं में गलाघोटू और लंगड़ी बीमारियों की शिकायतें आम हो जाती है। ये संक्रामक बीमारियां हैं और इससे पशुओं को बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण आप अवश्य करवा लें। इसके साथ ही बरसात में पानी में पशुओं को भीगने पर उन्हें अढ़ैया बुखार हो सकता है, इसलिए पशुओं को बरसात में भीगने से बचाएं। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर ग्राम के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल से, जो श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं और अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। प्रकृति जब दगा दे तो लोग विज्ञान का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में विज्ञान के पास प्रकृति के अधिकांश सवालों का जवाब तैयार हो चुके हैं। धान की बात करें तो धान की खेती के लिए खेत पानी से भरा होना चाहिए, लेकिन श्री विधि से धान की खेती मिट्टी की नमी से भी संभव हो जाती है। श्री विधि से बीजों की रोपाई नहीं होती है, सीधे बुवाई होती है, जो श्रम लागत दोनों बचाता है। उपज की बात करें तो पारंपरिक विधियों की तुलना में 300% ज्यादा उत्पादन। वैशाली जिले के फरीदपुर ग्राम के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल सिंह ने 2 एकड़ में धान की खेती की है। 1 एकड़ में श्री विधि से और 1 एकड़ में DSR यानी डायरेक्ट टू राइस तकनीक से। इस तकनीक से भी अच्छे से मिली हुई मिट्टी में धान के सूखे बीजों को बिखेर कर बुवाई कर दी गई है। DSR विधि धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रभु दयाल की दोनों एकड़ खेत हरियाली से लगातार लहलहाती हुई दिख रही है। किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में आप आम और लीची के बागानों का प्रबंधन ठीक से कर ले। आम के पेड़ों की डालियां अगर सूखने लगी है तो तुरंत उसका उपाय करें। लीची के पौधों में भी इस समय गार्डनिंग अवश्य कर दें। अपने बागान की सिंचाई अभी बिल्कुल सही समय नहीं है। पिछले 1-2 दशकों में आम के पेड़ों के सूखने की शिकायतें मिल रही है, जो हमारे किसान भाइयों को निराश भी कर रही है। अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में आम और लीची के पेड़ों में कुछ खास प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। जैसे बागानों में अगर पानी जमा हो गया है तो उसे तुरंत निकाल दें।
आम की सूखी डालियों को भी पेड़ से अविलंब काटकर अलग कर दें। सूख रहे पेड़ों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की पोताई कर दें और इसके अलावा गोबर खाद को ट्राइकोडर्मा मिलाकर आम के पेड़ों की जड़ों में छिड़काव कर दें अथवा डाल दें। साथ ही इस समय लीची के पेड़ों में गार्डनिंग कर दें। गार्डनिंग तकनीक से लीची के पौधे में नए पत्ते कम निकलेंगे, पुरानी शाखे की गुणवत्ता युक्त लीची का उत्पादन बढ़ता रहेगा। सब्जी उत्पादन इस वक्त किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। जो किसान उन्नत प्रभेदों से सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनकी आमदनी अच्छी हो रही है। बैगनी रंग का बैगन देखने में आकर्षक भले न लगे, लेकिन स्वाद में लाजवाब होता है। उन्नत प्रभेदों से की गई बैगन की खेती से आज कई किसान सालों भर उपज और मुनाफा ले रहे हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्णमणि को कृषि वैज्ञानिक उन्नत प्रभेद मानते हैं। आप भी इन प्रभेदों को अपनाकर खेती करें। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। बाकरगंज पटना की अनाज मंडी में चलते हैं और जानते हैं चावल और गेहूं के ताजा भाव। लोकल गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3600 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती चावल 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में आर्द्रता बनी रहेगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बरकरार है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन विराम के बाद बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बकरी पालन आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बकरियों का खान पान, रख रखाव, उनमें होने वाले रोग और उनका बचाव। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी तकनीकी जानकारियां होती हैं जिनका ज्ञान एक बकरी व्यवसायी को होना ज़रूरी है। तो चलिए आज जानेंगे व्यावसायिक बकरी पालन के विषय में हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। पशुपालक किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास जानकारियां बकरी पालन को लेकर। हमारे गरीब किसान भाई बहन कैसे पशुपालन में खासकर बकरी पालन को व्यावसायिक रूप में अपना सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, सह प्राध्यापक बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो हमारे पशुपालक किसान भाई सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो गरीब पशुपालक किसान भाई है वो बकरी पालन कैसे करें और कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिसको अपनाकर वो लाभ उठा सकते हैं। सभी पशुपालक भाई किसानी भी करते हैं। आमतौर पर छोटे किसान पशुपालन को साथ में रखते हैं। तो अक्सर देखा गया है कई बार कि बारिश की कमी या सुखाड़ आने की वजह से उनकी खेती जो है फेल हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनके पास एक भी छोटा सा भी इनकम नहीं रहता। अतः अगर छोटे किसान भाई अगर छोटे स्तर पर ही बकरी पालन करते हैं तो उस समय में उनको उस बकरी पालन से कुछ कमाई होती रहेगी, जिससे कि उनका जो है वो
खान पान अपना मुख्य खर्च भी कम से कम करने लायक उनके पास पैसा रहेगा। यह इसलिए भी आसान है क्योंकि ये बहुत कम पैसे में और कम लागत में बहुत आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते उसमें कुछ खास बातों का ही ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो फेल ना हो। इसलिए जो है ये बकरी पालन, जिसको गरीबों की गाय भी कहा जाता है बकरी को, यह सत्य है। और अगर कोई इसको अच्छी तरह से पाल सके तो ये छोटे स्तर से बड़े स्तर पर भी जाकर अच्छी एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, जिससे वो लोग अपने परिवार और बाल बच्चों को भी पाल सकते हैं। अगर बकरी पालन को हमारे किसान भाई व्यावसायिक रूप स्तर पर अपनाना चाहे तो ये किस तरह संभव होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर देखा गया है कि छोटे किसान भाई एक लिमिटेड संख्या में ही बकरी पालते हैं, उसके बाद उससे अधिक संख्या नहीं बढ़ाते। लेकिन बकरी की एक विशेषता ये है कि उसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बशर्ते उनके बच्चों को अगर हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें ताकि बच्चे मरे नहीं। तब ये समझ लीजिए कि अगर कोई किसान भाई 20 बकरी से शुरू करते हैं तो 2 साल के अंदर वो बकरी की संख्या 80 हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग अगर जो है वो साथ ही साथ बकरी घर का जो है विस्तार करें और जो उनका चारागाह है उसके लिए बड़ा जगह लीज पर लोन भी कम से कम लेके रखें, तो उससे क्या है कि वो जगह जितना उनको एक्स्ट्रा चाहिए बकरी की संख्या बढ़ाने के लिए वो मिल सकेगा, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक बकरी पाल सकेंगे और अधिक से अधिक बकरी को बाज़ार में दे सकेंगे। तो इस तरह क्या है कि अधिक संख्या में बकरी पालन करके वो अधिक कमाई कर सकते हैं और यह बृहद स्तर पर भी जाया जा सकता है अगर वह पूरा समय और अपना टीम को बड़ा कर लें, बकरी घर को एडवांस कर लें और जिसको अपलिफ्टेड बकरी प्लेटफॉर्म कहते हैं आज के डेट की स्थिति में, वह भी बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कि सफाई का जो है परेशानी बहुत आसान हो जाता है मेंटेन करना। उन्नत बकरी पालन के लिए उनके खान पान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। बकरी में खासियत ये है कि वो हरी घास खा लेती है, जो कि गाय या जनरली गाय और भेड़ अवॉइड करते हैं, उसको भी वो खा लेती है। इसलिए वो एक तरह से उसका खाने पीने का रेंज बहुत लंबा चौड़ा रहता है। फिर भी एक अच्छे बकरी पालन के लिए जो खान पीन का व्यवस्था है उसमें क्या है कि आजकल बिल्कुल आधुनिक तरह का जो प्लेटफॉर्म अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म बकरी फार्म बनाया जाता है, जिसमें होता क्या है कि बकरी जो जिस फ्लोर पर रहती है वो 6 फीट ऊंचा होता है और उसमें दरार बने हुए रहते हैं, जिसमें से कि उसका बीट पेशाब इत्यादि नीचे आराम से गिर जाता है और सफाई आराम से हो जाता है। और उसके साथ साथ उसमें अगर फीडर का व्यवस्था किया जाता है तो आजकल फाइबर का रेडीमेड फीडर आता है, जो कि एक बार लगा रहता है, उसके बाहर टंगा रहता है और वो अंदर बकरी रहती है और बड़े आराम से वो अपना मुंडी डाल के उससे अपना खा लेती है। उसको बड़े आसानी से उसको हम लोग उठा के ज़रूरत होगा तो अलग करके सफाई कर सके, फिर से वापस लगा देते हैं। यह व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग का है, जो कि आज के स्तर में लेटेस्ट है। और उसको खिलाने का बात है तो उसमें आप 3 तरह का चीज़ है जो जनरली बकरी को दिया जाता है। एक है सूखा चारा, और अगर वो दलहनी हो तो अच्छा है, क्योंकि दलहनी सूखे चारों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा जो है सूखा चारा में आप साथ में जोड़ सकते हैं गेहूँ का भूसा या धान का जो है घास, और उसके अलावा आप जो है सूखा में के अलावा जो हरा चारा दीजिएगा वो मौसमी हरा चारा जो आप अपने हरा चारे प्रक्षेत्र में लगाइएगा, जैसे मकई हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, बरसीम हो गया, लूसर्न हो गया। तो ये सब हरे चारे को भी साथ ही साथ उगाया जाता है अपने हरे चारा प्रक्षेत्र में, जिसमें से काट कर हम लोग उसको सूखे चारा और दाना के साथ मिला कर दे सकते हैं। हमारे पशुपालक किसान भाई जो बकरी पालन कर रहे हैं कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं और इसके निदान क्या यानी उपाय क्या हैं? मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया है। यह हमारे राज्य में देखा गया है, बिहार सरकार या बिहार में, कि बहुत सारे किसान भाई जो है शुरू किए बहुत उत्साहित होकर, लेकिन कुछ कारण से फेल हो गए और उनको फिर अंत बंद करना पड़ गया। यह क्यों होता है? होता यह है कि जैसे या तो उनको पहला ट्रेनिंग का कोई ट्रेनिंग नहीं लिया या किसी तरह का उनको एक्सपीरियंस नहीं रहा और डायरेक्टली वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, उसके वजह से होता है। दूसरा कारण रहता है कि जैसे बकरी में क्या है कि छोटे बच्चे जो है बकरी के छौने जिन्हें कहा जाता है वो बहुत नाजुक होते हैं,
अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी थोड़ा सा भी पड़ने पर वो बीमार होकर मर जाते हैं। तो इसीलिए बकरी के छौनों को बचाना बहुत आवश्यक है। छौनों को बचाने के लिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए जिस तरह छोटे बच्चों को घर पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत बचा के रखते हैं गर्मी से, सर्दी से, बस उसी तरह समझ लीजिए कि वो भी एक बच्चा है। तो उसको कम से कम 1 से 1.5 महीना शुरू में गर्मी, सर्दी इत्यादि से बचाना है। उसके अलावा उसको प्रॉपर अमाउंट में जो कोलेस्ट्रम या माँ का पहला दूध कम से कम महीना 1.5 महीना मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ नस्ल है बकरी की, जैसे ब्लैक बंगाल, वो बकरी जो है 3 से 4 बच्चे देती है, लेकिन दूध की मात्रा उसमें कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी बच्चों को पूरी मात्रा में दूध या खीस जिसको कहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसलिए उस स्थिति में क्या करना है, या तो अतिरिक्त गाय का दूध लीजिए या फिर कुछ और नस्ल इस तरह का पालिए, जैसे आपको कुछ ऐसा अच्छे नस्ल है जिसमें गाय बकरी का दूध अधिक होता है, उसको भी पालिए, जैसे जमुनापारी। तो उसमें क्या है कि जमुनापारी 1 आध बच्चे देती है, लेकिन उसका दूध की मात्रा अधिक होती है। तो उस दूध को हम उन बच्चों को दे सकते हैं जो कि एक ब्लैक बंगाल बकरी ने दिया है। तो इससे क्या है कि दूध का पूरा मात्रा कवर हो जाता है। उसके अलावा साफ़ सफाई वगैरह का भी ध्यान रखना जरूरी है। टीकाकरण ये सब भी समय पर लोग नहीं करते हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। आप हमारे पशुपालक किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे और साथ में ये भी बता देंगे कि इसको लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और बकरी पालन की क्या ट्रेनिंग भी दी जाती है? बकरी पालक भाइयों को कहना मैं ये चाहूँगा कि कोई भी बकरी पालन जो करना चाहते हैं तो उनको क्या है कि शुरू में जो है पैसों का अभाव रहता है। तो आज के डेट में ये तारीख में बकरी पालन योजना 2023 बिहार सरकार का जो है अभी चल रहा है, जिसमें उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। यह गरीब लोग किसान भाइयों के लिए है और बेरोजगार लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए, उनके पास कुछ ज़मीन होना चाहिए और जाति के आधार पर उनको 50 से 60% तक जो है उसमें सब्सिडी है, जिसका फ़ायदा आराम से आज के डेट में किसान भाई या पशुपालक भाई या बेरोजगार लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में और हमारे पशुपालक किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि व्यावसायिक बकरी पालन कैसे की जाए। चलिए इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में और बात करते हैं खरीफ फसलों की। खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ देवनाथ प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ अपने चरम पर है और वर्षा अनुमान से कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। और जब वर्षा कम होती है तो घासों का बढ़वार, जो खरपतवार है उनका बढ़वार अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक नई परेशानी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खरपतवार ज़्यादा दिखते हैं, धान कम दिखते हैं। तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, हमारे फसलों को कैसे उससे बचाया जाए, क्या तरीका है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं बिहार सरकार में पौधा संरक्षण के। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। मैं तो जो इंट्रोडक्शन दिया कि सबसे पहले किसान को जो खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार उनके लिए घातक सिद्ध हो जाता है अगर वह अनियंत्रित हो गया तो उसके नियंत्रण के लिए प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए? किसान भाई, ये बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खास के जब वर्षा कम होती है तो खड़ी फसलों, मुख्यतः धान आदि की जो फसल है, उन फसलों में खरपतवार
काफ़ी अधिक उग जाते हैं और उसका प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस होती है। यूँ तो कहा जाता है कि खरीफ की फसल, खास के जो धान की फसल है, उसमें मुख्यतया क्रांतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए ही खरपतवार का प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ पर किसान भाइयों को हम बता देना चाहते हैं कि क्रांतिक अवस्था है क्या। वास्तव में जो धान की रोपाई होती है उससे 30 से 45 दिनों, रोपाई से लेकर 30 से 45 दिनों की जो अवस्था होती है वह अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। और जहाँ पर सीधी बुआई होती है उसमें पाया जाता है कि 15 दिन से लेके, बुआई के 15 दिन से लेके जो 30 से 45 दिन की अवस्था होती है वह क्रांतिक अवस्था होती है। इस अवस्था में यदि हम खरपतवार का प्रबंधन कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम जो सबसे अधिक क्षति खरपतवार करते हैं, कहा जाता है कि 33% क्षति खेतों में करता है, मुख्य फसलों को करता है। पोषण के दृष्टिकोण से, हवा के दृष्टिकोण से, प्रकाश के दृष्टिकोण से या स्पेसिंग के दृष्टिकोण से, जहाँ कहीं भी है इसमें काफ़ी स्पर्धा होती है, खास के मुख्य फसल के साथ। तो इस अवस्था में हमें प्रबंधन करना चाहिए। यूँ कहा जाता है कि 2 निकाय गुड़ाई यदि संभव हो तो 2 निकाय गुड़ाई, एक निकाय गुड़ाई 20 से 25 दिन के भीतर और दूसरी निकाय गुड़ाई जो हो वह 40 से 45 दिन के भीतर अगर हम कर लेते हैं तो खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। किंतु आज के समय में जो श्रम की समस्या है, श्रमिकों की समस्या है, लेबर की समस्या है, तो किसान भाइयों को यह ध्यान देना पड़ता है कि उनको रसायन पर जाना ही पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग रासायनिक प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी आप देख लें कि अगर धान की रोपाई हो गई है और 2 से 3 दिन का अगर अवधि की रोपाई हो चुकी है तो आप पेंडिमिथिलिन 30% इसी का उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक रोपाई से 3 से 5 दिन के भीतर यदि कर दिए हैं तो बहुत हद तक रोपाई से 10-12 दिन तक होने वाले खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। किंतु अभी जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि घास अधिक हो गए हैं और तो इस समय जो धान की अवस्था है वह लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि विस्पायरी बैग सोडियम यह काफ़ी अच्छा हमारा खरपतवार नाशी है। इसकी जो मात्रा है वह 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम इसका 20 से 25 दिनों पर छिड़काव कर देते हैं तो बहुत हद तक जो अभी वर्तमान में जो खरपतवार उगे हुए हैं, जो 20 से 25 दिन के खरपतवार हो गए हैं, उनका निराकरण हो जाता है, बहुत हद तक उसका समाधान हो जाता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 2 खरपतवार नाशी 2 बार, एक प्रारंभिक अवस्था में 3 से 5 दिनों की अवस्था में और दूसरी आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों की अवस्था में कर लेते हैं तो कम लागत में अच्छे ढंग से खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। किंतु यदि खरपतवार की तीव्रता अधिक हो तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर भी एक खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि उस खरपतवार नाशी के उपयोग करने के लिए आपको लागत तो थोड़ी बढ़ जाएगी, किंतु अधिक तीव्रता होने पर ऑक्सीफ्लोरोफेन जो है उसका भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और ख़ास कर देखा जाता है कि ऑक्सीफ्लोरोफेन जो हमारा खरपतवार नाशी है वह जो सीड ड्रिल से धान की बुआई हुई है या जीरो टिले से धान की बुआई हुई है उसमें यह काफ़ी कारगर साबित होता है और उसके लिए काफ़ी उपयोगी विधि है। बूटाक्लोर और प्रेटिलाक्लोर जो काफ़ी फेमस दवा किसानों के बीच में है, उसका इस्तेमाल बीच में अब किया जा सकता है कि नहीं? किसान भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसान भाइयों को प्रायः कन्फ्यूजन होता है कि ब्यूटाक्लोर या प्रेटिलाक्लोर का उपयोग कम करें, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यह भी एक पीडी इमरजेंस है, यानी 3 से 5 दिन के भीतर, रोपाई के 3 से 5 दिन के भीतर ही ब्यूटाक्लोर या प्रेटिलाक्लोर का उपयोग इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, तो उस समय ही किया जाना चाहिए। अभी जब 20-25 दिन के धान हो तो उस समय ब्यूटाक्लोर या प्रेटिलाक्लोर के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। वास्तव में इस समय जिस खरपतवार नाशी के उपयोग की अनुशंसा की जाती है उसको पोस्ट इमरजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो विस्पायरी बैग सोडियम है वह सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है, आप उसका उपयोग निस्संदेह बेहिचक कर सकते हैं। एक सर श्रमिक की बात कर रहे थे आप कि श्रमिक की समस्या है, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि ये हमारे कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल है। काफ़ी हमारे वैज्ञानिकों ने SRI पर जोर दिया था और हम समझते हैं कि SRI जो था सर उसमें श्रमिक की समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो किसानों को संदेश कि आज भी अगर SRI है तो वो बेहतर है, उसमें कैसे करना चाहिए और इसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए किसान भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। SRI बहुत अच्छी तकनीक है,
किंतु प्रारंभिक अवस्था में इसमें यदि यांत्रिकरण नहीं हुआ है, हमारे पास मशीन की उपलब्धता कम है, तो इसमें लागत प्रारंभिक अवस्था में अधिक लगती है। किंतु यदि आप स्किल्ड लेबर आपके पास है, जो इस विधि से काफ़ी स्किल्ड है, परिचित है, तो कम लागत में और आप अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और धान की फसल भी आप काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। जैसा कि पाया गया है कि 1.5 से 2 गुना तक धान अधिक उत्पादित किया गया है आप SRI विधि से यदि आप धान लगाते हैं तब। इसमें मूल बात यही ध्यान रखना होता है कि कम उम्र के बिचड़ा, प्रायः 8 से 15 दिन के जो बिचड़ा होते हैं, उसका एक एक बिचड़ा यदि आप निश्चित अंतराल पर पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी पर लगाते हैं तो बहुत हद तक उसमें टिलर देने की क्षमता बढ़ जाती है और उत्पादन लागत भी कम लगती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें खरपतवार प्रबंधन करने में भी काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है। अतः जो भी हमारे वीडर हैं उसको चलाने में काफ़ी सुविधा होती है और कोनो बीडर उसे हम जो कहते हैं उसको चलाने में काफ़ी सुविधा होती है और कम लागत में हम बेहतर खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर खरपतवार हमारे दुश्मन नहीं होकर दोस्त का काम करते हैं, क्योंकि वे मिट्टी में मिल जाते हैं और वही वे जीवाणुओं के सक्रियता एवं खाद का भी काम करते हैं मिट्टी में मिल जाने के बाद। अतः खरपतवार दुश्मन नहीं को वहाँ दोस्त का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि वहाँ पर खरपतवार का प्रबंधन बेहतर तरीके से मशीन से या कोनो बीडर से हम कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी तकनीक है। कृषि के क्षेत्र में आप जो खरपतवार नियंत्रण है वह और SRI दोनों की जो उपयोगिता है वह एक ही विषय में सर दोनों आपने समाहित कर दिया। इसके लिए इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर हम मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियां लेकर हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है